राजनीतिक गलियारे की हर वो हलचल मुद्दा होगा जनता का और बहस होगी आपकी। लोकसभा चुनाव से पहले देने होंगे कई सवाल, जनता के सवालों का देना होगा सीधा जवाब। देखते रहिए चुनाव के हर सवालों का जवाब सिर्फ नेशन 24 न्यूज। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार पूरे प्रदेश के भ्रमण पे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता का इस बार का रुख क्या है। आपको हम बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेके जो है सरगर्मी तेज है। चुनाव आयोग जो है अपने तरह से कमर कस चुका है और लगातार सुरक्षा व्यवस्था की भी नींव रखी जा रही है। हर तरह देखी जा रही है किस तरह की व्यवस्था की जाए, कि चाक चौबंद व्यवस्था की जाए कि जिस तरह से चुनाव बेहतर और सहज ढंग से किया जा सके। उसी क्रम में अभी हम मांडा विधानसभा क्षेत्र के जब दौरा में थे और ग्रामीणों से जब मिल के निकले, तो वहाँ पे मुझे ये समझने की कोशिश की गई कि आखिर क्या चाहती है जनता और किस तरह की राजनीति इधर देखने को मिल रही है। इसी क्रम में वहाँ के विधायक हैं तिरपन नेहा तिर्की जी, हम उनसे मिलने आए और हम समझना चाहें कि आखिर किस तरह का जनता के बीच जब आप जा रही हैं तो किस तरह का जनता आपसे सवाल कर रही है, किस तरह की समस्याओं से आपको रूबरू करा रही है और क्या लगता है कि उन समस्याओं को कैसे आप निदान करेंगे। और जो लोकसभा में 14 सीट झारखंड की है, उसमें से कितनी सीटों पर कांग्रेस महागठबंधन जो है काबिज हो पाएगा, इन सारी चीजों पर हम इनसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे, अपने माध्यम से आवाम तक आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नेशन 24 में मेहमान की बहुत धन्यवाद। मैम, फ्लिपकार्ट की नौकरी छोड़ के, पहला सवाल इसलिए है क्योंकि यंग हैं, युवा के लिए आप मार्गदर्शक भी हैं। फ्लिपकार्ट की नौकरी छोड़ के राजनीति में आना लगता नहीं कुछ अलग हो गया? देखिए, कॉर्पोरेट में मैं एक ब्रांड मैनेजर के रोल में कार्यरत थी। मैंने पढ़ाई लिखाई अपना बाहर से ही किया। देश के उच्च विश्वविद्यालय से डिग्रियां हासिल की और मेरा कोई ऐसा इच्छा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊं, मगर परिस्थितियां ऐसी बनी और निश्चित रूप से अब लगभग 2 साल हो रहा है राजनीति में, लोक सेवा में मैं यहाँ पे हूँ और मुझे लगता है जॉब सेटिस्फैक्शन जिसको हम कहते हैं वो इस फील्ड में ज्यादा अधिक है। बिल्कुल, आपको हमेशा अपने फुट में रहना पड़ता है 365 दिन। यहाँ जो 9 to 5 का जो कल्चर होता है कॉर्पोरेट में, वो ये जॉब में नहीं है। यहाँ दिन भर आपको लोगों से एक जुड़ के रहना पड़ता है। मगर मुझे लगता है एक डायनामिक यंग पर्सन के लिए ये सब चीज मुश्किल नहीं है। इसीलिए मैं इसको मेरे ख्याल से बखूबी कर पा रही हूँ। लोगों के बीच में, जनता के बीच में रह पाती हूँ। क्या समस्याएं हैं उनको जानते हुए, अपने दायरे में, एक विधायक के दायरे में रहते हुए उन समस्याओं का निदान कर पा रही हूँ। तो निश्चित रूप से आपका इस फील्ड में, राजनीति में रह के एक स्कोप भी और प्लेइंग फील्ड भी बहुत बड़ा हो जाता है, ना केवल अपने क्षेत्र में रहते हुए, मगर जब मैं विधानसभा में रहती हूँ तो पूरे झारखंड की समस्याओं को लेके मैं एक अपना आवाज मुखरता से रख पाती हूँ। तो मुझे लगता है प्लेइंग फील्ड स्कोप ज्यादा है यहाँ पे और निश्चित रूप से सेटिस्फैक्शन जिसको कहते हैं वो भी ज्यादा है। ये 400 पार और उसके बाद संविधान बदलने की बात, क्या लगता है कि कितना सहज और कितना जनता इसको लोड ले पाएगी? देखिए, 400 पार को मैं इसी रूप से देखती हूँ कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है। 10 साल जो मोदी सरकार यहाँ रही है और एक धर्म के नाम पे उन्होंने जो राजनीति का यहाँ पे जो उपज हुआ है, इस तरह से हमारा देश नहीं था। पहले लोग सभी विभिन्न धर्म जात के लोग यहाँ रहते हैं भारत देश में और सब मेल प्रेम से रहते थे, मगर अब जो एक एक्सट्रीमिज्म हो गया है रिलीजन का, उस चीज को हम इस देश में देख पा रहे हैं। और मुझे लगता है अगर आप इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे तो जिन जिन देशों ने धर्म का रुख लिया है वो सभी देश एक तरीके से विफल रहे हैं। चाहे आप पाकिस्तान का नाम ले ले, अफगानिस्तान का नाम ले, हाल ही फिलहाल में श्रीलंका को आप देख ले, ये एक विशेष धर्म की ओर बढ़े और निश्चित रूप से देश विफल रहा। तो मुझे लगता है 400 पार का जो दावा है, जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस है, वो जनता इस बार जवाब दे देगी। और संविधान बदलने की जो बात है, मैं जो कह ही रही थी कि बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती हाल फिलहाल हम लोग मनाए हैं। सब नेताओं ने कहा कि संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है। इनफैक्ट भाजपा के भी नेता ने इसका दावा किए, मगर जब हकीकत में बात आती है तो ये उसी संविधान को बदलने का प्रयास करते हैं, आरक्षण खत्म करने का कोशिश करते हैं, जिस आरक्षण के कारण आज एसटी, एससी, ओबीसी, चाहे वो नेता विधायक हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो आईपीएस हो, आईएएस हो, ये सभी पदों में पहुंचने के लिए वो काबिलियत रखता है और आरक्षण उसको एक पुश देता है और वो उन चीजों को ये खत्म करना चाहते हैं। धर्म निरपेक्षता का जो शब्द है, सेक्युलरिज्म वर्ड है, उसको संविधान से हटाना चाहते हैं। तो एक तरीके से ये पूरे भारत का जो नींव है, भारत का जो फाउंडेशन है, उसी को खोखला करने का ये प्रयास है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की देश की जनता, धर्म में कितने भी लोग भटक जाए, मगर नींव को, इस देश का नींव को हिलाने नहीं देंगे, ये मेरा विश्वास है।
14 सीट है झारखंड में लोकसभा की, और 2019 की बात करें तो 12 सीटों पे काबिज हुई थी एनडीए गठबंधन, और 2 सीटें चाईबासा और राजमहल जो है आप लोग के हिस्से में आया था। इस बार का जो 2024 का जो रोल है, उसमें 14 सीटों में कितने सीटों पे आप लोग महागठबंधन और एनडीए का रोल है? देखिए, आरक्षित सीट्स तो हमारे लिए काफ़ी मजबूत हैं हम, और मुझे देखा जाए तो 8 से 10 सीट इंडिया गठबंधन के पाले में आने वाली है, क्योंकि माहौल जो है, मैं दूसरे राज्यों की दावा नहीं कर सकती हूँ, मगर अपने राज्य में हम क्योंकि क्षेत्र घूम रहे हैं, जी। केवल मांडर विधानसभा नहीं, गुमला, खूंटी, लोहरदगा ऐसे जगह भी हम जा रहे हैं, हजारीबाग भी, रामगढ़, तमाम इन जगहों पे जो एक माहौल है, कहीं न कहीं आप देखेंगे एंटी मोदी, एंटी जो रिलिजन एक्सट्रीमिज्म हुआ है, उसके खिलाफ ज़रूर है। और ख़ास करके 2 मुद्दे इस बार के चुनाव में बहुत अहम है, जिसको मेन मीडिया धूमिल कर रही है, वो है एक आपका महँगाई और बेरोज़गारी। और सीडीएसई का जो रिपोर्ट है, सर्वे है, उसमें भी ये 2 मुद्दों को बहुत अहम तरीके से उभारा गया है। तो मुझे लगता है जिस सरकार के मैनिफेस्टो में इन दोनों चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा, निश्चित रूप से आम जनता जो मेन जनता है, खास करके 70% आबादी जो गांव में रहती है, वो निश्चित रूप से वैसे सरकार का समर्थन करेगी। मान के चलें कि 10 साल के मोदी सरकार से लोगों का मन भंग हो चुका है और वो बदलाव चाहते निश्चित रूप से, बिल्कुल। देखिए, मोदी जी एक बहुत डायनामिक पर्सन है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे रिपोर्ट्स, सर्वेज ये भी बताते हैं कि वो वर्ल्ड पॉपुलैरिटी में है, उनका ये सब ठीक है, वो एक व्यक्ति है, मगर उसके साथ साथ देश का क्या हालात है, और भारत जैसे देश में 70% आबादी जो गांव में रहती है, उसका क्या हालात है, उन चीजों से देश का नींव का निर्णय लिया जा सकता है। आज आप मनरेगा जैसे योजनाओं को देख लीजिए, जिसे कांग्रेस पार्टी ने बनाया था ताकि पलायन कम हो सके। आज मनरेगा कंप्लीटली फेल है, फंड्स रोक दिए गए हैं। आज आप जो 2011 के सेंसस के तहत आज अनाज दिया जाता है, उस 2011 के सेंसस को बढ़ाना चाहिए था, अनाज को बढ़ाना चाहिए था। आज तक लोगों का पास अनाज, जो एक्स्ट्रा अनाज मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा लोगों को जोड़ना चाहिए, और कार्ड में अतिरिक्त नाम जुड़ना चाहिए, वो सभी चीजें नहीं हो रही हैं। हमारे समय में सर्व शिक्षा अभियान जैसी चीजें चलाई गई गांव घरों के लिए। उस वक्त नए नए स्कूल्स बने, ऐसे ऐसे जगहों पे स्कूल बने जहां कहीं कभी स्कूल नहीं हुआ करता था, शिक्षा नहीं पहुंचा था। आप बताइए, मोदी जी के समय में क्या स्कूल बना है? केवल एनएचआई बना देना, मोदी अंबानी के पॉकेट भर देना, खास करके इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा बड़ा मुद्दा इस देश में है। अगर ऐसी चीजें आम जनता नहीं देखेंगी, इन मुद्दों को नहीं देखेंगे, और हम विशेष किसी धर्म के नाम पे अगर हम वोट देंगे, तो आप बताइए इस देश का, इस राज्य का क्या हालात होगा? उन्होंने कहा था, मोदी जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार में ना खाने दूंगा, ना किसी को खाऊंगा, ना खाने दूंगा। क्या आप इसका समर्थन नहीं सर, करती? भ्रष्टाचार जरूरी है। सरासर गलत है, सरासर झूठ है ये बात। जब वो बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो मैं पूछना चाहती हूँ उनसे या भाजपा के लोगों से कि जितने भी भ्रष्टाचारी लोग थे, जिनको आप क्लेम करते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, आप महाराष्ट्र का केस देख लीजिए, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा जी का केस देख लीजिए, तमाम लोगों को आप लोगों ने अपने पार्टी में जोड़ लिया। तो मुझे लगता है सबसे साफ सुथरी पार्टी तो आज कांग्रेस है, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी भाजपा है, क्योंकि जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जिनके पीछे ईडी सीबीआई लगा हुआ था, जो सरेंडर नहीं करना चाहते थे आपके सामने, उनको आप अपने पार्टी में ले लिए, और बस सब दूध के धुले हो गए, वॉशिंग मशीन से धुल गए। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ये स्टेटमेंट क्लेम करते हैं, एक समय तक शायद लोगों को वो समझ में नहीं आता था, मगर आज जब लोग खुद अपने आंखों से देख रहे हैं कि किस तरह से सब भ्रष्टाचारी एक लाइन में जाके भाजपा से ही जुड़ जा रहे हैं, तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचार पार्टी कौन हो सकता है? सीता सोरेन को बीजेपी में जाने का क्या कारण है? वो तो भ्रष्टाचार ही नहीं है। देखिए, सीता सोरेन जी, मैं बतलाना चाहूंगी आपको, उनसे मेरा संबंध बहुत ही अच्छा है। आज भी मैं उनको एक बड़ी दीदी की तरह उनको दीदी ही कहती हूँ। और क्या परिस्थिति रही उनकी, पारिवारिक क्या परिस्थिति थी, उन चीजों को, एक वो तो परिवार के बीच में है, कई चीजें वो क्लेम करती है, कई चीजें उनके परिवार क्लेम करते हैं। ऐसे पारिवारिक चीजों में हम जैसे लोगों को टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं करना चाहूंगी। वो क्या, किन चीजों को देख के वो भाजपा को ज्वाइन की है, ये वही सही तरीके से जवाब दे सकती हैं, या उनका परिवार। लालू जी के परिवार की तरह क्या यहाँ भी शिबू सोरेन के परिवार में परिवारवाद चरमा गया राजनीति में? नहीं, नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि नहीं, परिवारवाद आप उस चीज को तब कहेंगे
जब आप परिवार के लोगों को राजनीति में आते हैं मगर वो लोग सक्षम भी नहीं है, वो लोग कुछ कर नहीं पाते, तब भी आप उनको बढ़ावा देते हैं। लालू प्रसाद जी के बेटा जो हैं तेजस्वी जी, उनके समय में जब जो गठबंधन बना नीतीश जी की सरकार में, कि आपको क्या लगता है उस दरमियान काम नहीं हुआ? मुझे लगता है सबसे ज्यादा नौकरी उस वक्त बिहार में उनके ही समय में दिया गया। मगर एक तरीके से जो पॉपुलैरिटी कोशिएंट जो होता है वो तेजस्वी जी का जब हाई जाने लगा, तब नीतीश जी को भी लगने लगा कि भाई ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए बहुत सारे कारण हैं इसके अलावे कि उन्होंने अपना गठबंधन को तोड़ा। मगर जहां तक परिवारवाद का बात है, अगर सक्षम लोग उस परिवार से, राजनीतिक परिवार से भी आते हैं, सक्षम लोग अगर समाज का सेवा करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, तो इसमें बुरा ही नहीं है। क्योंकि मैं इस चीज को देखती हूँ कि एक डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बनता है तो उसको बहुत वाहवाही दिया जाता है। एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है तो वो वाहवाही मिलती है। किसान का बेटा किसान बनता है तो भी कहा जाता है कि अपना जो ये है उसको आगे बढ़ा रहा है पिताजी के काम को। मगर जब राजनीति में उनके परिवार आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसको परिवारवाद की तरह देखा जाता है। मुझे लगता है ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति सक्षम है या नहीं। नहीं है तो जनता के वोट से ही जीत के लोग आते हैं। अगर सक्षम नहीं है तो बिल्कुल उन्हें वोट ना दे, उन्हें जिम्मेवारी ना दे। मगर अगर सक्षम है, वो कर सकते हैं, राजनीति में अच्छा काम कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वैसे लोगों को भी मौका देना चाहिए। हेमंत जी का जेल जाना क्या एक आदिवासियों के बीच में कि इमोशन कार्ड चलेगा क्या? इमोशनल कार्ड नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा सच्चाई है और मैं आपको बता रही हूँ लोग बहुत ही आक्रोशित है। कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में जो गीता कोड़ा जी के साथ हुआ, देखिए मुझे लगता है जो सही नहीं था इस तरह से जो लोग आक्रामक हुए जब वो प्रचार में गई थी। मगर ये जो है लोगों के मन में, या आदिवासियों के मन में है कि एक आदिवासी सीएम जो राज को अच्छे तरीके से चला रहा था, और खासम खास जैसे अबुआ आवास जैसी योजनाओं को यहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ का आवास 8 लाख लोगों का आवास यूपी में दे दिया जब वहां पे चुनाव होने वाला था। वैसे हालात में अपने स्वाभिमान में ये बात को लेते हुए यहाँ के लोगों को हेमंत सोरेन जी ने आवास देने का काम किया। वैसे मुख्यमंत्री को और यहाँ के वेलफेयर योजनाओं में बाधा डालने का जो बीजेपी ने काम किया, लोगों के मन में, खास करके आदिवासी दलित के मन में तो वो है ही, वो आक्रोश है ही। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से ये आपको हाल ही फिलहाल में जो गीता कोड़ा जी के साथ हुआ, जो कि सही नहीं था। किसी भी कैंडिडेट को पूरी आजादी है कि वो अपनी बात को जाके जनता के बीच में रखे, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। मगर लोगों के मन में आक्रोश है जो आपने एक मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल के पीछे में डालने का काम किया है। बिना उस वक्त जब जेल में डाला गया था उस समय उनके ऊपर चार्जशीट तक नहीं थी। अरविंद केजरीवाल के साथ भी सेम चीज है। ऐसी चीजों को भी आदिवासी समाज और दलित समाज देख रही है, समझ रही है, और मुझे लगता है उसका जवाब वोट से भी दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर खासकर आप युवा हैं तो युवाओं को क्या संदेश दें? देखिए युवाओं का मुझे लगता है सबसे अहम मुद्दा है इस बार का बेरोजगारी। और निश्चित रूप से आप देखेंगे तो बेरोजगारी के मामले में बहुत सारी सरकारें विफल रही हैं नौकरियां देने पे। हमारा आईएनडीआई की सरकार ने, हमारे इंडिया गठबंधन ने ये चीज का मैनिफेस्टो में भी रखा है कि जितने भी सैंक्शन पोस्ट है, खास करके आरक्षित पदों में सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सैंक्शन पोस्ट हैं, हम सभी वैकेंसीज को भरने का काम करेंगे विद इन 1 ईयर। और सेकेंड थिंग है कि जो जितने भी ग्रेजुएट्स हैं जो अप्रेंटिस का काम करेंगे या इंटर्नशिप्स करेंगे, उनको सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। तो ये 2 चीजें बहुत बड़ी चीजें हैं हमारी मैनिफेस्टो में। युवाओं को, खास करके इस देश के युवाओं को, इस राज्य के युवाओं को ऐसी चीजों को देख के अपना वोट डालना चाहिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को एक मौका दिया जाए। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का जब भी सरकार रहा है, यूपीए का जब भी सरकार रहा है, उन्होंने रोजगार को लेके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके बहुत सारे काम किया है उन्होंने। तो मुझे लगता है एक और मौका दिया जाए। 10 साल के बाद कुछ सुधार की निश्चित रूप से इस देश को जरूरत है। जिस कैपिटलिज्म की ओर बढ़ा हुआ है हमारा देश, उससे कहीं यू टर्न लेते हुए यहाँ पे सोशलिज्म, सामाजिक चीजों की भी जरूरत है इस देश को।
तो अभी आप सुन रहे थे शिल्पा नहीं तिर्की की जो विधायिका है मांडर का, और लगातार जो है ये जनता के बीच जा रही हैं, अपने जो एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो है, उसे जनता के बीच रख रही हैं। और इनका दावा है कि इस बार जो ओवर कॉन्फिडेंस में जो 400 पार की बातें हो रही है वो धूमिल हो जाएगी, और कहीं से कहीं इनको 300 के नीचे आंकड़ा अपने आप को समेटना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों के साथ इस बार कांग्रेस और महागठबंधन की क्या नीति है, क्या रणनीति है, उस पर भी चर्चा हुई, और हम अपने माध्यम से आप तक भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अब जनता के हाथों में है कि वो किन्हें वोट करती हैं, और इस बार ताज जो है किनके सर पे वो सेहरा बांधती हैं। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।